ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द पीएपी प्लान। अब जैसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वापस से पैराग्राफ का दिया है बेटा, तो ये वही की वही बातें हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और द स्कीम्स में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ठीक है बेटा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन है बेटा वो वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो डेली वेजेस के बेस पे जो बेटा इंडस्ट्रीज चलती है या एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के जो प्रोग्राम्स होते हैं बेटा, उस तरीके की तैयारी करना। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि जैसे स्टार्टअप इंडिया वगैरह जिस तरीके के बिजनेस है बेटा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बराबर, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है। फिर प्रोग्राम रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी, यानी कि पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम, ताकि गरीबी हटाई जा सके। फोर्थ नंबर है प्रोग्राम रिलेटेड टू द सोशल सेफ्टी, यानी कि बेटा एक तरीके से देखा जाए तो सोशल सेफ्टी का मतलब है कि सिक्योरिटी देना, इंश्योरेंस है, प्लान है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का अवेलेबल करवाना, ये सारी चीज़ें सेफ्टी प्लान में आ जाती है। फिर 5 नंबर है बेटा प्रोग्राम ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी इन द अर्बन एरियाज, खास करके जो है बेटा अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर जो है रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ताकि वहाँ पे गरीबी कम की जा सके। ओके, प्रेजेंटली मैनी सीरीज ऑफ द प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड इन द फाइव सेक्शंस, बट वी विल बी मेकिंग द कंपाइल्ड एंड ऑम्बियस डिस्कशन इन द मेन प्रोग्राम्स आउट ऑफ देम। एक तरीके से देखा जाए तो इन 5 पर्टिकुलर डिवीजन के बेस पे बेटा ऐसे 13 मेन प्रोग्राम्स है जो भारत में आज बेटा सरकारें चलाती हैं। नो डाउट अलग अलग सरकारों के टाइम पे बेटा इनमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ है बेटा, तो इनको डिवाइड किया गया है। वो 13 प्लान्स को हम पढ़ लेते हैं बेटा। ये 13 प्लान्स अभी जो पॉवर्टी एरिडिक्शन की हमने स्ट्रेटेजी देखी है बेटा, वो स्ट्रेटेजी के सारे पॉइंट्स इनमें आ जाते हैं। ये वही चीज है, तो घुमा फिरा के सारी थियरीज बेटा घूम फिर के आएगी। लेकिन अब वो सारे जो इफोर्ट्स उन्होंने लगाए बेटा, उसमें उन्होंने उन इफोर्ट्स के लिए, कोशिशों के लिए क्या क्या प्लान बनाया, क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने तय किए बेटा, तो उन प्रोग्राम्स के बारे में इसमें डिटेलेड जानकारी दी गई है। जैसे सबसे पहले जो ये जो 4 प्रोग्राम्स है बेटा, योजनाएं हैं, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जब भी आपको पीएपी प्लान में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम पूछा जाए ना बेटा, तो आपको ये 4 स्कीम्स के बारे में बताना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ following scheme mentioned below is to provide the employment in the field of agriculture and irrigation, road, food security, organic farming, and selling of the agriculture products. So the direct income is earned, which will improve the financial condition of the poor. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बढ़ाने की कोशिश की जाती है और पॉवर्टी रिड्यूस करने के एफर्ट लगाए जाते हैं। सबसे पहला है उसमें बेटा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई योजना नाम सुन के आपको पता चल जाएगा बेटा कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर सारी बेटर फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना, ये इसका काम होगा। अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीजिंग इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर रिलेटेड टू इट, इंप्रूवमेंट इन द इरिगेशन फैसिलिटी शुड reach every part of the agriculture land. Drip irrigation system should be used along with the construction of small, big, medium size of check dams to combat the water problem. कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा, तो मैंने पहले भी बोला था कि 30% लैंड जो है बेटा वो इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अब इसमें एफर्ट लगा रही है कि जहाँ पे पानी की किल्लत है बेटा और इस वजह से खेती नहीं हो पाती है, ऐसे सभी जोन्स को जो है बेटा इस सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग बेटा, यानी कि जिसको हम छटकाव खेती कहते हैं, ताकि पानी की बचत हो पाए बेटा। तो ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। छोटे छोटे स्मॉल डैम्स, मीडियम साइज डैम, चेक डैम्स, बोरीबंद डैम, सैंड डैम, इन सबको बनाना, खेत तालावड़ीज बनाना बेटा, ताकि रेन वाटर को स्टोरेज किया जा सके और इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पे हम देख सकते बेटा कि गवर्नमेंट ऐसे छोटे बड़े इफर्ट्स लगा रही है सो दैट एवरी फील्ड गेट द वाटर। सच टाइप ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट द फार्मर्स are saved from the dangers of our agriculture and that they become free from the vicious cycle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income. अब बेटा अगर पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है बेटा, तो फार्मर्स की आधी से ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे दूर हो जाती हैं और वो ईयर के अंदर बेटा 1 क्रॉप कल्टीवेशन की जगह 2 या 3 क्रॉप कल्टीवेशन कर सकता है बेटा। वो पूरे साल भर में 2 बार अनाज का उत्पादन कर सकता है, एक आध बार सब्जी या फल फ्रूट का उत्पादन कर सकता है बेटा। इस तरीके से वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है। ओके, फिर सेकंड पार्ट है बेटा प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो फार्मर्स को सेफ्टी देना, इंश्योरेंस प्लान आप समझ सकते हो। बाय इंप्रूविंग द फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्मर्स आर टू बी हेल्प टू at the time of natural calamity by providing them economic support. Government started the giving bonus
एट द परचेज ऑफ द कॉटन एंड कंसेशन एट द लॉस डैमेज ऑफ क्रॉप कष्ट मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेट अप फॉर स्टेबलाइज द प्राइजेस। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक तरीके से बेटा जो नेचुरल कैलामिटीज है जैसे कि फ्लड है, ड्राउट है, इसकी कंडीशन में जब जो फार्मर्स होता है बेटा उनका बहुत सारा नुकसान होता है, तो फार्मर्स को एक तरीके से फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान दिया गया ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके, बराबर। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जोड़ा हुआ है। फिर कई बार ऐसा होता है बेटा कि कॉटन परचेज करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको बोनस पॉइंट भी दिए जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है बेटा सीजन का, अगर उसी टाइम पीरियड में प्रॉपरली परचेजिंग होगा बेटा तो ही उसका बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा प्रोडक्शन में भी। फिर उसके साथ साथ बेटा कंसेशन एट द लॉस डैमेज ऑफ क्रॉप्स। कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो प्रोडक्शन होता है, जैसे हर चीज में होता है, जब प्रोडक्शन हम करते हैं बेटा तो क्वालिटी बेस पे 60-70% होता है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी बेस होता है, तो वो तो आराम से मार्केट में बिक जाता है बेटा। लेकिन कई बार उसमें बहुत सारा ऐसा होता है जो खामी युक्त होता है बेटा, नुकसानी वाला होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, ये जो लॉस डैमेज क्रॉप्स है बेटा इनकी भी खरीद फरोख्त की जाती है, ताकि फार्मर्स के लिए बेटा वो नुकसानी वाला जो क्रॉप है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए या कुछ तरीके की गैस जो है बायोगैस है बेटा उसका प्रोडक्शन करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इस तरीके का वेस्ट जो है बेटा लिविंग उसका ऑर्गेनिक फॉर्म का जो है काम में आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेशन वेस्ट है या क्रॉप वेस्ट है बेटा इसका अलग अलग तरीके के उसमें यूज में आता है, तो गवर्नमेंट इसमें लॉस डैमेज क्रॉप का भी एक तरीके से भरपाई करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मैं इसको बहुत सारी जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उसको वो भी दिया जाता है बेटा कि डैमेज क्रॉप के लिए भी उनको कंसेशन दिया जाता है। और उसके साथ साथ बेटा फार्मर्स के लिए बेटा कष्ट मुक्त भाव कृषि भाव पंच, यानी कि उनके जो उनका जो प्रोडक्शन है बेटा उनका जो क्रॉप है उसकी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर लेते ताकि मार्केट के अंदर उनका एक्सप्लोटेशन उनका शोषण ना हो, बराबर। मिनिमम प्राइस डिसाइड होगी, यानी फार्मर को ये तो पता है कि मुझे मार्केट में कम से कम मान लो मैं वो प्याज बेचने आ रहा है, अगर मार्केट का प्राइस बेटा गवर्नमेंट ने मिनिमम 20 रुपीज तय कर दिया है, यानी फार्मर को पता तो है कि मैं 1 किलो प्याज 20 रुपये तक तो बेच ही सकता हूँ। फिर वो अपना डिसाइड करेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस में वो क्वालिटी बेस पे किस तरीके से अपने ओनियंस का सेलिंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे कष्ट मुक्त कृषि भाव पंच यानी कि गवर्नमेंट जो है प्राइजेस को स्टेबलाइज करती है बेटा। अगर वो प्राइजेस को स्टेबलाइज नहीं करे बेटा तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइस राइज भी हो सकता है, कुछ लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, बराबर। फार्मर से कम प्राइस पे खरीद के गोडाउन में स्टोरेज कर लेंगे और भाव बढ़ा के फिर मार्केट के अंदर बेचेंगे, तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा कि एक स्टेबलाइज प्राइस का सिस्टम लेकर आई है और मिनिमम मैक्सिमम प्राइस को वो तय कर देती है। फिर देखो जैसे अभी ये ओनियन वाला वापस से हुआ है ना बेटा कि महाराष्ट्र के जो है फार्मर्स विरोध में उतरे हैं, पर फ्लड की कंडीशन की वजह से बेटा देश में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, खास करके प्याज, वापस से उसके दाम जो है आसमान छूने लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है अभी कुछ समय के लिए कि देश में इतनी ज्यादा डिमांड है, भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो हम विदेशों में अभी प्याज क्यों बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ फार्मर्स इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बेटा एक्सपोर्ट करने पे उनको प्रॉफिट और अर्निंग ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बेटा कंप्लीटली कंट्री की सिचुएशन के ऊपर वॉच रखती है और फिर वो अपने फंक्शंस बेटा एक तरीके से देखा जाए तो वो काम करती है और ध्यान रखती है कि दोनों तरफ से प्राइस राइज भी नहीं होना चाहिए, फार्मर का भी एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए और इकोनॉमी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। थर्ड देखो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग द वाटर टू एवरी फील्ड, इम्प्रूविंग द existing canal network, stop soil erosion, new tube wells for the tribals, prevention of the salinity have been implemented. Other than this program of the digging pond, watershed development, construction of the tanks, conservation of the rainwater, afforestation, constructing the lining of the canals, planting the trees and shrubs, renovation and revitalization of the check dam etc. have been started. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वो वाटर की सेफ्टी के लिए, उसके स्वीटनेस को बरकरार रखने के लिए, उसकी सलाइनिटी को कम करने के लिए, सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के लिए बेटा, कैनाल नेटवर्क को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पानी को बचाना जरूरी है। अब पानी को बचाना जरूरी है तो पानी बचाने के लिए दुनिया भर के कामकाज करने पड़ेंगे, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है, जैसे कि पॉन्ड्स को डिगिंग करना, वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान को बहुत ही स्ट्रांग वे में इम्प्लीमेंट करवाना, टैंक सिस्टम को और भी बढ़ावा देना, रेन वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा देना, अफॉरेस्टेशन जंगलों को बढ़ावा देना,
कंस्ट्रक्टिंग द लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके चैन सिस्टम को बेटर बनाना, बड़ी नदियों के साथ उसको जोड़ना, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के साथ उसको जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और श्रब का प्लांटिंग करना, जो चेक डैम्स है उनका रिनोवेशन और रिवाइटलाइजेशन करना, बराबर। ये सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ताकि जैसे कुआं है, तालाब है बेटा, इनको समय समय पर खोदते रहना, क्योंकि इनमें मिट्टी जम जाती है तो इनकी गहराई कम हो जाती है। वाटरशेड डेवलपमेंट करना, ताकि रेन वाटर को डायरेक्टली जो है उसका जो प्योर वाटर है बेटा वो बारिश का पानी सीधा जमीन में उतारा जाए, ना कि वो ड्रेनेज में चले जाके वेस्ट हो जाए। मैंने आपको चैप्टर नंबर 8-9 के अंदर वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझाया है। अभी इसके बाद जो ज्योग्राफी का चैप्टर 11 आएगा ना, उसमें बेटा ये वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत डिटेलेड वे में हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि गवर्नमेंट जो है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्रिजर्वेशन के बेस पर इस प्रोग्राम में चलती है, और कहीं ना कहीं जो है बेटा स्वीट वाटर को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। उसके लिए वो सारे इफोर्ट जो है लगाती है, खेत तालावड़ीज बनाने की कोशिश करती है, छोटे छोटे चेक डैम्स, बोरीबंद डैम्स, बार बार उसका रिवाइटलाइजेशन करते रहना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है स्टोर हो पाए, so that the people get the employment in the rural areas and families come out of the vicious cycle of poverty। अब इसका फायदा ये है कि ये सारे काम जब चलते रहते हैं बेटा, तो जो गांव के लोग हैं उन गांव के लोगों का रोजगार भी चलता रहता है, और गांव के लोगों को बेटा मजदूरी का काम मिलता रहता है। जैसे इसी तरीके के प्रोग्राम में आगे हम मनरेगा को भी देखेंगे, बराबर। ये सारे प्रोग्राम मनरेगा प्रोग्राम के साथ भी जुड़ जाते हैं। State government has provided the finance at the low rate of the interest from the bank for the kharif crop, cattle rearing, storing the fertilizer, and also taken the solid step in irrigation schemes of the central government। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है बेटा वो एक तरीके से फाइनेंस जो है बेटा इन्वेस्टमेंट करती रहती है, लो रेट पे इंटरेस्ट पे उनको बैंक लोन अवेलेबल करवाती है। जो खरीफ क्रॉप है बेटा उसको उसकी खरीद फरोख्त स्पीडी वे में कराने की कोशिश करती है। कैटल रियरिंग पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ वो जुड़ा हुआ है। फिर फर्टिलाइजर का स्टोरिंग करना, ताकि जब भी किसानों को ज़रूरत है उनके पास वो अवेलेबल हो, और इस तरीके के सॉलिड स्टेप्स वो अलग अलग तरीके की स्कीम के साथ लेती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमने आगे भी देखा कि कैसे उसको बढ़ावा दिन ब दिन दिया जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द प्रोग्राम्स फॉर द पॉवर्टी elimination since last 10 years। Government has been organized the poverty welfare fair for helping the farmers to become a self reliant। गुजरात गवर्नमेंट पिछले 10 साल से बेटा कृषि मेला चलाती है ना, कृषि मेड़ो जिसको हम कहते हैं। इस कृषि मेले में कहीं ना कहीं बेटा फार्मर्स को हर उस तरीके की हेल्प प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। ओके, तो ये हो गया। आप 4 नंबर का देखते हैं बेटा, इनाम स्कीम। मोस्ट IMP शॉर्ट नोट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हम रिवार्ड स्कीम भी बोलते हैं। अब इनाम योजना के थ्रू क्या किया गया बेटा, अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेट अप फॉर द फार्मर्स इन विच द फार्मर्स मे गेट देयर प्रोडक्ट लिस्टेड ऑन लिस्ट online। Traders may be bid by from any place। Objective of this plan is to save the farmers from the loss faced by them due to the mediators, brokers, and they get the more remuneration and earn more economic profit due to competition। अब इसको सिंपल सी बात में अगर समझना है बेटा, तो आप इस बात को ध्यान से सुनो कि जो फार्मर्स है बेटा उनको टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्टली मार्केट के साथ जोड़ दिया गया है, बराबर। इस टेक्नोलॉजी में, इस तरीके की पॉलिसी में ऐसा होता है कि बेटा जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट मार्केट के ऑनर के साथ जुड़ते हैं, बराबर। तरह तरह के बड़े बड़े ट्रेडर्स और मर्चेंट के साथ वो डायरेक्टली जुड़ते हैं। पहले क्या होता था कि उनको अपना जो क्रॉप है बेटा वो मंडियों में बेचने जाना पड़ता था। मंडियों के अंदर मीडिएटर होते थे बेटा, बिचौलिए होते थे, और वो जो बिचौलिए होते थे, वो जो मीडिएटर होते थे बेटा, वो मार्केट के बड़े ट्रेडर्स के साथ डीलिंग करते थे। इस वजह से जो है बेटा फार्मर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिलता था, बराबर। प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मीडिएटर खा जाता था। पर यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा कि फार्मर्स को रिवार्ड स्कीम, इनाम स्कीम के थ्रू डायरेक्टली मार्केट के साथ जोड़ दिया है। तो फार्मर्स को जो वो उसका जो बीच का प्रॉफिट जो बिचौलिया खा जाता बेटा, अब फार्मर्स को प्रॉफिट डायरेक्ट मिल रहा है। वो ऑनर के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा है, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाता है कि अभी मंडी के अंदर भाव क्या चल रहा है, कौन सा ऑनर किस भाव में मेरा क्रॉप खरीदने के लिए तैयार है। तो वो अपने मन मुताबिक अपनी प्राइजेस पे बेटा जो ऑनर उसका क्रॉप जो है खरीदने को तैयार है उसको बेचता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। तो इनाम स्कीम जो है बेटा फार्मर्स के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है, जहाँ पे उसको मीडिएटर और ब्रोकर से छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको प्रॉपरली अंडरलाइन करना है बेटा कि इनाम स्कीम में मेनली क्या होता है कि मीडिएटर और ब्रोकर्स जो है बेटा
उनसे कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से फार्मर्स को सेव किया जा सकता है, और वो मोर रेम्यूनरेशन और अर्न द मोर अर्निंग, देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेटा उसकी जो आवक है बेटा फार्मर्स की जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 such steps should be taken with the developing the agriculture and yield maximum return so that farmers remain involved in agriculture business। ओके, ये सारे एफर्ट्स के थ्रू बेटा फार्मर्स को, गांव को, रूरल एरियाज को बेटा एक तरीके से देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ग्रामोदय से भारतोदय के बारे में देखेंगे, जो सेकंड बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की बेटा। ओके, थैंक यू।